सत्ता की सियासत के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तारीखों का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग वोटिंग और जरूरी नियमों का लेखा जोखा तैयार कर रहा है। तो उधर रण में उतरे प्रत्याशी नामांकन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन और जन जन के अभिवादन में जुट गए हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 बीजेपी और 1 सपा के कब्जे में थी। प्रदेश में होने वाले इस उपचुनाव को पार्टियां 22 में होने वाले फाइनल का सेमीफाइनल बता रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी सीट वापसी का दावा कर रही है तो कांग्रेस, सपा और बसपा मौजूदा हालात को भुनाने में जुटी हुई है ताकि 22 के विधानसभा की पिच तैयार की जा सके। लिहाजा चलिए सीटों के समीकरण और पार्टी प्रत्याशियों की वोट कुंडली देखते हैं। फिरोजाबाद की टूंडला सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी प्रेमपाल धनगर, कांग्रेस स्नेहलता, सपा महाराज सिंह धनगर। वैसे तो ये सीट बीजेपी के ही पास थी, लेकिन एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। अब देखना ये है कि लोग बीजेपी पर भरोसा बनाए रखते हैं या फिर किसी और को मौका देते हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी श्रीकांत कटियार, कांग्रेस आरती वाजपेयी, सपा सुरेश कुमार पाल। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन रेप कांड में सजा होने के बाद से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी काफी फूक फूक कर कदम उठा रही है और सेंगर से दूरी बनाते हुए श्रीकांत कटियार को पार्टी का चेहरा तो बना दिया है। लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो सेंगर की नाराजगी का फायदा सपा या कांग्रेस को मिल सकता है। अमरोहा की नौगांव सादात सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी संगीता चौहान, कांग्रेस डॉक्टर कमलेश सिंह, सपा सैयद जावेद अब्बास, बसपा फुरकान अहमद। अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा था। बीजेपी के टिकट से पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कोविड-19 का शिकार हो जाने के कारण ये सीट खाली हो गई है, जिस पर पार्टी ने उनकी पत्नी संगीता चौहान पर दाव लगाया है। माना जा रहा है कि संगीता चौहान को पति चेतन चौहान की छवि और सहानुभूति का पूरा साथ मिलेगा। कानपुर नगर की घाटमपुर सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी उपेंद्र पासवान, कांग्रेस कृपा शंकर, सपा इंद्रजीत कोरी। इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली कमला रानी वरुण को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इनकी मौत के बाद से सपा और कांग्रेस मौजूदा समीकरण को साधने में जुट गई है, जबकि बीजेपी यहां भी सहानुभूति का कार्ड खेलती नजर आ रही है। जौनपुर की मल्हनी सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी मनोज सिंह, सपा लकी यादव। दरअसल इस सीट पर सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव का कब्जा था, लेकिन उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। वैसे तो ये सीट सपा की परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सपा के किले में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बुलंदशहर सदर सीट, पार्टी प्रत्याशी बीजेपी उषा सिरोही, कांग्रेस सुनील चौधरी। 6 सीटों में से एक। तो ये था सीटों का समीकरण, लेकिन अब मैदान पर प्रत्याशियों के लिए लामबंद भी हो रहे हैं। लगातार बयानबाजी भी हो रही। अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमें किसी के समर्थन के आधार पर विजय ना 2014 में मिली थी, ना 17 में मिली थी, ना 19 में मिली है और ना 20 में मिलेगी, ना 22 में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही थी, आगे भी विजय प्राप्त करेगी। अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हो आप। इधर देवरिया में निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा भी देवरिया जिले में हो रहे उपचुनाव को लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनके प्रचार करने का तरीका अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है। नेता जहां भारी भीड़ और लग्जरी गाड़ियों से प्रचार कर रहे, तो वहीं अर्थी बाबा अकेले ही उपचुनाव की सियासत में उतर पड़े हैं। वोटरों को भगवान के बराबर दर्जा दे रहे, दिव्यांगों को कभी पैर धुलकर वोट मांग रहे और कभी उनका जूता भी पॉलिश कर रहे हैं। पूरा कर रहे ना जीत जाए ना।
है। मैं यहाँ देवरिया उपचुनाव का प्रत्याशी हूँ। मैं अकेले प्रचार कर रहा हूँ। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि ये लोग लग्जरी गाड़ियों से, हमको लगता है एक प्रत्याशी जो है, बड़े बड़े लोग सारे एक ही जात के लोग हैं और ये बड़े 100 फॉर्चूनर लेके अपना प्रचार कर रहे हैं दूर दराज से। तो हमने देखा, ये तो देख रहा हूँ कि मेरा प्रचार बहुत फीका पड़ जाएगा, तो हमने कहा ये बड़े बड़े फॉर्चूनर वाले अब इनको कैसे झुकाना चाहिए। तो मैंने मतदाता का पैर धोना शुरू कर दिया, जितने बुजुर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ताकि ये जो बड़े बड़े जात के लोग हैं, ये जब दलित और ये पिछड़ों का पैर धोएंगे तब इनको हैसियत पता चलेगा कि चुनाव लड़ना क्या होता है। इधर फिरोजाबाद की टुंडला सीट से विधायक रहे और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने भारत समाचार से खास बातचीत करते हुए चुनाव पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में स्वाभाविक है मतदान करने की अपील करना, लेकिन किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना निकला है उसको लेकर के, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजना है, चाहे वो शौचालय हो या आवास हो या आयुष्मान हो या उज्ज्वला हो अथवा हमारी सौभाग्य योजना हो या किसान सम्मान निधि हो। उन्नाव से खबर है, जहां पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनावी सभा की। नगर पंचायत उगू में ब्रजेश पाठक की सभा थी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट देने की अपील की। चेयरमैन अनुज दीक्षित के साथ उन्होंने भ्रमण भी किया। नगर पंचायत उगू मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस ढंग से काम कर रही है, जो आज़ादी के बाद से अभी तक काम नहीं हो पाए थे, उनको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इधर बुलंदशहर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी, सपा, बसपा समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दमन की राजनीति हो रही है, डरा धमका के लोगों से काम लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक आकाओं के आदेश पर काम कर रहा है। इधर कानपुर की घाटमपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रमोद तिवारी ने प्रचार किया। प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि घाटमपुर के विकास कांग्रेस के प्रत्याशी ने कराया। संकेत आज दिया है, समर्थन तो बहुत दिन से दे रही थी कि आज तक बाई इलेक्शन लड़ते हुए किसी ने देखा था बसपा को। यही बाई इलेक्शन क्यों लड़ रही है बीएसपी? इसलिए लड़ रही है कि बीएसपी लड़ नहीं रही है, लड़ाई जा रही है, और उसके बदले में कहा तुम लड़ लो, तुमको हम खैरात दे देंगे एक राज्यसभा। इधर जौनपुर में मल्हनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे। अनिल राजभर ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। मल्हनी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज जौनपुर में एक बार फिर से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज यहाँ पे आ रहे हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य जी थे। पार्टी की तरफ से यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने जातियों को समेटने में, अपने अपने जो वोटर हैं उनको समेटने में लगे हुए। यहाँ पे हमारे साथ हैं अनिल राजभर जी, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। हम आपसे बात करते हैं, ये बताइए चुनाव का मायने क्या है? जीतेगा हारेगा कौन, सरकार बनना बिगड़ना से मतलब नहीं, लेकिन मतलब क्या है? चुनाव का बड़ा मायने है। ये ऐसी विधानसभा है कि 1962 के बाद हमारी विचारधारा की कभी इस विधानसभा में जीत नहीं हुई। इस बार यहाँ के गरीबों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, समाज के हर वर्गों ने जो उनके साथ धोखा हुआ है उसका बदला लेने का मन बना चुके हैं। कम से कम 25-30 साल के बराबर अकेले एक साल में हमारी सरकार विकास का काम चलाएगी। धन्यवाद अनिल राजभर जी। ये थे मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका कहना है कि 25-30 सालों के बराबर वो यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी के ही प्रतिनिधि जीता है। बहरहाल ये तो नेताओं के अपने चुनाव वायदे थे। बहरहाल अब हमें इंतजार है मतदान का और उसके बाद परिणाम। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, जौनपुर। में एपी के 56 जिलों के दफ्तर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से लैस हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के जरिए बात की। स्वतंत्र देव ने कहा कि सुविधा से कार्यकर्ताओं के साथ
आसान होगा। इस डिजिटल युग में वर्चुअल चुनाव जरूरी है। जिला से संपर्क करना है, अब उस जिला को जाना 300 किलोमीटर, तो शाम को जिला स्थिति हम लोग जानने के लिए तुरंत संसद विधायक और कोर कमेटी को तुरंत बुला लीजिए कार्यालय पर 5 मिनट, थोड़ा लिया जाएगा। इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और कल्पना में हम नहीं करते हैं, यानी बहुत लाभ, डिजिटल यानी बहुत लाभ। जो आदरणीय मोदी जी की सोच है वो आज सभी लोग डिजिटल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित कार्यालय भी अर्पण कार्यालय हमारे। तो तस्वीर को दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद करने के जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। इधर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर खाप चौधरी तालिबानी सामने फरमान बालियान खाप के चौधरी अरेस्ट टिकैत ने जारी किया है, जिसमें गांव में नौजवान युवकों को हाफ पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कहा गया है सुनाते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आज के लड़के हैं पीढ़ी है, ये आप पैर है पहन के फिरे, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने सलाह दी भाई ये आने लगता, और जो हमारे बच्चे हैं जो इस तरह, तो इस पर प्रतिबंध लगाओ भाई, ठीक नहीं। जो ग्रामीण इधर बाराबंकी में अवैध कच्ची शराब बेच कारोबार को छोड़कर गांव की महिलाओं ने डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर स्वावलंबन की राह अपनाई है। चैनपुर गांव में तकरीबन 30 घरों की महिलाएं ये कर रही हैं, जो कि अन्य के लिए नजीर बन चुकी है। गांव की महिलाओं के हाथों द्वारा निर्मित ग्लास स्टिक समेत कई अलग डिजाइन की मोमबत्तियां बाजार में अन्य किसी ब्रांड से आकर्षक। मैंने अपने अधिकारियों से बात करके 6 तहसीलों में, सभी 6 सर्किल और तहसीलों में एक गांव न्यूनतम चुनने का ये प्रयास किया है कि वो एक गांव चिन्हित करें। रामसनई घाट में है जहां पर अवैध पटाखे का व्यापार होता है, छोटे छोटे हैं जिनकी उंगलियां उड़ गई, किसी की आंख की रोशनी चली गई है, अपाहिज हो गया है। हमारा अगला टारगेट रामसनई घाट का वो गांव होगा जहां हम आमूल परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह शराब का कारोबार छोड़कर महिलाएं यहाँ पर लंबी बनती हुई नजर आ रही हैं। 30 गांव के लिए नजीर गई हैं, जहाँ से उन्होंने दिए का कारोबार शुरू किया, उसके बाद अब यहाँ पर महिला मिसाल बन चुकी है। इधर बीजेपी में किरणपाल सिंह की एंट्री ने बुलंदशहर की चुनावी गणित को कैसे रोचक बना दिया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सियासी फायदे के लिए कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो कभी दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। बुलंदशहर में कल्याण सिंह सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही की मौत के ठीक बाद उनके धुर विरोधी किरणपाल सिंह की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली के मन से किरणपाल सिंह की बीजेपी में आमद का ऐलान किया है। कई बार के विधायक किरणपाल समाजवादी पार्टी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे और बहुचर्चित कविता चौधरी सेक्स कांड में फंसे थे। 90 के दशक से लेकर 2006 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को डाइवर्ट करने का मादा रखने वाले बुलंदशहर के जाट नेता किरणपाल सिंह का करियर 2007 विधानसभा चुनाव से पहले खत्म हो गया। वजह थी ये लड़की। बुलंदशहर के धनसूरपुर गांव वासी डॉक्टर कविता चौधरी की बहुचर्चित सेक्स कांड में हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच के बाद भी कविता चौधरी की लाश तो बरामद नहीं हुई, लेकिन सीबीआई ने माना कि तब की समाजवादी सरकार के मंत्री किरणपाल सिंह के गुर्गे रविंद्र प्रधान ने कविता को किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश ठिकाने लगा दी। सेक्स कांड की काले किरणपाल सिंह के करियर पर आई और 2007 में मुलायम सिंह की कृपा के बावजूद किरणपाल सिंह चुनाव हार गए। ये वो वक्त था जब बुलंदशहर के अकौता विधानसभा से समाजवादी पार्टी के किरणपाल सिंह और बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही सियासत की जानी दुश्मन माने जाते थे। इधर बुलंदशहर सीट का माहौल है, क्या है यहाँ के वोटर्स के मन में और क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट, समझिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह। बुलंदशहर में चुनाव हो और चुनावी चर्चा
महेश भैया की टपरी का जिक्र ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे सियासी उठाव चलती रहती है, सरकार गिरती और खड़ी होती रहती है। अब की बार इस इलेक्शन में अब किसको वोट? बहुत समय लगा दिया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को भी न दिया जाए, मैं नोटा पे मोहर लगाऊं। ऐसा क्यों? कोई है कि एक काम नहीं कर रहा जिससे कि हम लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बने, और हम ये है कि दूरियां कशीदगी हो रही हैं। ऐसी खुशहाली तरक्की नहीं चाहिए जिसमें कि इंसान इंसान से दूर हो और नफरत फैले। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सियासी लोग हैं, ये सब सियासी लोग हैं। बीजेपी, बसपा, सपा, कांग्रेस सब जिम्मेवार। पिछले 6 साल के अंदर जो है ज्यादा जो है नफरत पैदा हुई है। ऐसी बात है, इतनी नफरत पैदा हुई है? नहीं, नफरत तो पैदा पहले भी नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे के आप ये सोचते हैं जो हकीकत है कहीं निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब काम होता है तो एक आध काम सही भी होता है, एक आध गलत भी होता है। आई है ना। देखिए, नफरत तो इस कदर बढ़ी है, कभी देश की आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि भीड़ किसी के मार दे, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। नफरत तो ये भी बढ़ी है कि कोई पंजेरवा गांव में नहीं जा सकता। इस बार मेरा तो तमाम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन है कि इस बार नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए 3 तारीख को हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारा कायम करें। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी को वोट दें। लेकिन ये बताइए, कानून व्यवस्था को लेके हाथरस सवाल खड़े हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी पूरा ध्यान दे रहे हैं और कानून व्यवस्था सही चल रही है। सीबीआई जांच करवानी पड़ी सरकार को, व्यवस्था सही चल रही है। विपक्ष को शांत करने के लिए ये मुद्दा उठाना पड़ा, इसलिए सीबीआई आपको भी लगता है कि बायकॉट कर देना चाहिए चुनाव का? जी नहीं, चुनाव तो अपनी जगह है और होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ के बुलंदशहर समझदार मतदाता हैं, उनको अपनी समझदारी से वोट तो देना चाहिए। ये अलग बात है कि वो अगर किसी को लेना चाहते हैं तो वो नोटा पे अपना इस्तेमाल कर वोट देंगे आप? मैं समझ रहा हूँ जो गवर्नमेंट चल रही है उसके हिसाब से वो बीजेपी की ही ठीक रहे। जंगल राज कहते थे सपा सरकार को, इसको क्या कहेंगे? नहीं, जंगल राज में आज के राज में तो बहुत फर्क है। वो जंगल अंतर है, क्या अंतर है? ये था कि सड़क पर चलते चलते भी छेड़ना उठाना अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। इतना नहीं है जितना कांड देखा आपने, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों से बलात्कार हुआ, सरकार कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये कुछ ग्रुप होते हैं जो काम किसी भी शासन होगा उस किसी में वो बंद नहीं करेंगे। सब सरकारों में है। आप ये बताइए कि बेरोजगार है, बहुत बड़ी बेरोजगारी का चला गया है, क्या मानते हैं? इसके पीछे जो ये आजकल जो इंटरनेशनल जो बीमारी है कोरोना, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसकी आड़ में लोग सरकार के पे हाथ रखे बैठने के लिए सरकार कर रही है, इस पे भी काम सरकार कर रही है, मगर ये है इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया है कि लोगों को निकाला है, नौकरियों से बाहर निकाला है, जो पहले नहीं निकाल पा रहे थे। वोट किसको देंगे, बसपा को या सपा को या बीजेपी को? वोट तो जो सरकार सत्ता में रहती है उसी को देने में फायदा रहता है, क्योंकि अगर अरे अब तो बसपा को भी दे सकते हैं ना, बहन जी ने दिया, समर्थन है, बसपा को दे दीजिए, बीजेपी को एक ही बात है। नहीं, अपनी अपनी विचारधारा के ऊपर जिसको देना चाहे। आप भी देना चाहेंगे बसपा को वोट? देखिए, बसपा को वोट दें, बीजेपी को वोट, किसी को एक ही जगह जा रहा है। मुद्दे हैं, मुद्दे बात की जाए, वोट किसको दी जाएगी? मुद्दे हैं, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, लाइट सबसे महंगी हो गई है। एक मुद्दा ये है, सब्जी आप आम आदमी तक जाती है, उसे हमें कंट्रोल करना है। कौन करेगा कंट्रोल? ये सर कंट्रोल सरकार ही करेगी, सरकार के आंखें मुंह सरकार करेगी, यही सब चीजें हैं। और ये तो है जो चलता रहता है, ये तो सब कुछ छोड़। आज जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, अब मायावती ने समर्थन दे दिया, खुला समर्थन, तो अंतर रह गया कुछ बसपा और बीजेपी में? कुछ अंतर नहीं रह गया, कुछ अंतर नहीं रह गया, दोनों एक है। कान इधर से पकड़ के दे दो या इधर से पकड़ के दे दो, बीजेपी कान पकड़ो। हाँ, पकड़ दो, एक ही कान पकड़ा जाएगा। हाँ, एक ही कान। देश के प्रधानमंत्री जब ये कहें कि कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलना है, 3 मिनट की में 5 ड्रेस बदलें, मोरों को दाना खिलावें, 15 एकड़ के बंगले में अगले दिन देसी कुत्तों की नस्ल पे बोले, तीसरे दिन खिलौनों पे बोले, और इसे आपदा को अवसर में बदल दिया। बेच दिए, रेलवे बेच दी, इसरो बेच दिया, किसान के बिल आए, किसान का आलू लुट गया, किसान की मूंजी लुट गई, और आज आलू 40 रुपए किलो बिक रहा, तमाम मजदूर को मार दिया। और इसे जो है इस आपदा को अवसर में बदलने वाले आपदा को अवसर में बदला है योगी? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने बहुत काम प्रधानमंत्री जी ने कोरोना जो सब बताए हैं, इन्होंने गिनवाए
भाई ने ये सारे काम ठीक है? नहीं, कुछ नहीं है, सब हम लोग किसान बिल लाए, फेवर में है, किसान अपना माल कहीं भी पुतला रावण की जगह मोदी का पुतला लगा के फूका जा रहा है। हाँ, ये विरोधी लोग हैं। ये इस बार हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। आप ये बताइए, अब की बार माहौल किसका है? माहौल तो विकास को जो काम करेगा उसी का है जी। और किसने काम? इस वक्त तो है ना, बीजेपी सरकार से काफी लोग नाराज ही हैं। तो हमारा तो मानना ये है कि अपनी राजनीति के लिए हम बीजेपी के लिए सपोर्ट नहीं है। आप किसको वोट दोगे आपकी बार? मैं तो देखिए बीजेपी का वोट और सपोर्टर दोनों हूँ। सड़कें टूटी हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हूँ कि किस चीज के विकास का कार्य रुका हुआ है। जेब खर्च पे असर पड़ा है, महंगाई वो तो हाँ, काम पे भी असर है। आप भी मानते हैं असर पड़ा है जेब पे? जेब पे पड़ा, असर पड़ा। किसको वोट देंगे? वोट तो जिसको दिल करेगा उसे देंगे। कैसा आदमी चुनना चाहते हैं, कैसा नेता चाहिए? जो विकास करे। चुनाव की बात किसानों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत सारे वायदे किए किसानों के लिए। गन्ना का भुगतान समय से मिलेगा, धान का सही मूल्य मिलेगा, और भी फसलें हैं जिनके लिए बहुत सारे दावे और घोषणाएं की गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये खेत में चलकर देखते हैं। यहाँ पर जो किसान है वो अपने धान की जो फसल है उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है और ये उम्मीद करता है कि सरकार ने जो वायदा किया तो वो पूरा होगा। आप बताइए, धान का सही मूल्य मिल रहा है? देखो जी, धान का अभी तक तो सही मूल्य मिल रहा है और योगी सरकार ने जो वादा किया उस सरकारी रेट जो 1800-1900 रुपए करीब है, लेकिन मंडी में जब जिस वक्त किसान अपना धान ले जाता है 1400-1500 रुपए का उसका रेट है, उस सब पर कोई रेट देता ही नहीं है। बिचौलिया हावी है, दलाल हावी है। दलाल हावी है, ये बिल्कुल सच है कि दलाल बिल्कुल हावी है। क्यों? अधिकारी कुछ नहीं कहते? अधिकारी आते हैं, लेकिन अधिकारी तो कोई आता ही नहीं है वहाँ। कोई अधिकारी पूछना ही नहीं आता तुम्हारी किस रेट मूंजी जा रही है, रेट आपको अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पूछता। किसी को सोचना ही रखा कौन देंगे। देखो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कन्हैया सिंह भी है, बहुत ही लोग खड़े हैं। मतलब अभी किसी को हमारे गाँव में जो भी है, अभी किसी ने हमारे पहली बार बीजेपी को दी थी जी, बीजेपी को हमने अब की बार कोई सुविधा नहीं हुई थी। अब की बार देखो जो हमें भरोसे लायक लगेगा उसी को वोट देंगे। क्यों बीजेपी को देंगे? बीजेपी ने हमारे कोई हेल्प ही नहीं किया तो हम बीजेपी को क्यों वोट? बीजेपी को नहीं देंगे। आप किसे वोट देंगे? आप बताइए किसे वोट देंगे? अब की बार चुनाव हो रहा है आपके शहर में। देखेंगे जी, जो कोई सब करेंगे वही हम देंगे। हमका सब सवाल लगे नो बताओ। आप लोग बड़ा मेहनत से लगे हुए हैं। आप लोग ये बताइए कि ये जो धान की फसल है इसका रेट आप लोग को मिल रहा है क्या? रेट सही मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या रेट मिलता है वहाँ पे? चाचा आपसे बात कर लेंगे। आप बताओ कि जो फसल है धान की उसका मंडी में सही रेट मिल रहा है? नहीं। क्या रेट मिलता है? सरकार ने क्या तय कर रखा है? 18 और वहाँ चल रहा है 15। तो ये बीच का पैसा कौन खाता है? दलाल, आड़ती। दलाल और आड़ती खाते हैं। अफसर कुछ नहीं कहते? ना, कुछ नहीं। अफसर रहते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, रहे मंडी में, लेकिन उनका भी हिस्सा है उसी दलाली में। हाँ। और उसको भोगता कौन है? किसान। उसको भुगतना है। किसान भुगतेगा उन्हें, और कौन भुगतेगा? आपका तो गन्ना भी खड़ा हुआ है, तो क्या गन्ने का भी पिछले साल का भुगतान हो गया? नहीं। कितना बाकी है अभी? अभी तो आधा हुआ। तो ऐसा तो पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी है बहुत सारे किसानों का। हाँ। सरकार तो ये कहती थी 14 दिन में भुगतान कराएंगे। नहीं हुई। 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। तो जब पैसा नहीं मिलता फसल का तो मुश्किलें कैसी हैं घर में? परेशानी है रही है। परेशानी है। बच्चे जा पाते हैं स्कूल? बेटा स्कूल जाती हो? अब तक तो स्कूल बंद रहे थे, अब खुल रहे हैं तो अभी नहीं जा पा रहे हैं। पर जो मुश्किलें हैं घर में रुपए पैसे को लेके, तो वो उनका सामना आपको भी करना पड़ता है? बिल्कुल। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? काफी दिक्कत होती है। जो घर में पैसे नहीं होते तो माँ बाप कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जब पैसे होंगे जब भी, तो इसलिए बच्चों को भी सोचना पड़ता है और माँ बाप को भी सोचना पड़ता है। क्या बनना क्या चाहती हो आप, ये बताओ? पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बनेगा। घर में पैसा ही नहीं होगा तो सोच तो बहुत होती है, पर पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे के लिए सोच माननी पड़ेगी। सरकार अगर गन्ने का फसल का पैसा जो है वो समय से दे देती तो कुछ कर पाते, परिवार में कुछ अच्छा कर पाते जी। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पूरी हो जाती? पैसे तो सबसे बड़ी चीज है, ये तो हर चीज को पूरी करती है। और पैसे नहीं होगा तो कहाँ से पूरी कर पाएंगे? अब पैसा घर में होता है तो सब चीज पूरी होती है। हर बच्चे की ख्वाहिश रहती है जो हम अच्छा बने। अब घर में पैसा नहीं होता तो आगे की सोच ही हमारी खत्म हो जाती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में आई हूँ। अब 10th में आई हो, बोर्ड का एग्जाम दोगे जी। तो क्या सोच रखा है कि इन मुश्किलों के बीच ही पढ़ के क्या बनना है? फिलहाल तो यही है, 10th करने के बाद नहीं पढ़ेंगे। 10th करने के बाद नहीं पढ़ेंगे? क्यों?
आगे पैसे ही नहीं है तो पढ़े कहाँ से, मुश्किल बहुत। इतनी मुश्किलें हैं, आप बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रही हैं। मुश्किल इतनी है कि हम किराए पर रहते हैं, हमारे लिए मकान तक नहीं है, और जब हमने उसमें जगह ले ली है तो हम पे बनाने के लिए पैसा नहीं है। इतनी मुश्किल है, जब हम रह नहीं सकते किराया दे में कि बच्चे ने पढ़ा, में क्या करें बताओ आप। सरकार जो है फसल का पूरा पैसा नहीं देती, कोई आपको पढ़ाई लिखाई की या फिर जो इलाज की सुविधा नहीं है, कोई योजना नहीं मिलती, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो बीच वाले खा जाते हैं। कैसा नेता चाहते हैं आप जो आपकी बात समझ सके? इलेक्शन हो रहा है आपके शहर में, किसको वोट करेंगे? वोट का जब जो सा अच्छा नेता होगा वहाँ वोट देंगे। पिछली बार किसको दिया था? मोदी को। लेकिन वो समस्याएं जो थी वो जहाँ की तहाँ हैं। हाँ। अब क्या सोचा है? अब क्या पता पड़े कौन क्या मिलेगा, जो समाज सोचेगा। हाँ, बताया कुछ आपने? जो समाज सोचेगी वही तो होएगा, एक के सोचने तो कोई नेता कोई बन नहीं जाएगा, एक के सोचने तो थोड़ी होगा, पूरा समाज सोचेगा कोई नेता बन पाएगा। आपको लगता है कि पिछली बार जिसको वोट दिया था वो आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, तो अब कुछ अलग सोच रहा है समाज? अब कैसे कह दें, हम क्या सोच रहा है कि ना सिर्फ समाज सोचेगा, जो समाज करेगा वो हम करेंगे। वोट सब एक तरफा ही देंगे, जो मोहल्ला गांव सोचेगा उसी को वोट सब उसी को वोट देंगे। तो आपको उम्मीद है कुछ समस्याएं हल होंगी? अब है वो तो अब बता, हम कैसे कह सकें कि है सके ना भी है सके, सभी तरह की बात है। तो इस तरह की मुश्किलें हैं सबके सामने। बेटा और कौन कौन जाता है स्कूल? आप जाती हो पढ़ने? आप स्कूल जाती हो पढ़ने? क्यों नहीं पढ़ती? क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ती हो आप? पैसा की वजह से। पैसा नहीं है माँ बाप के पास? नहीं भेज पाती आप स्कूल बच्चों को? नहीं। वजह यही है, पैसा ना। तो सरकार तो ये कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, फ्री में शिक्षा दिलाएगी सरकार। कहाँ से पढ़ावे फिर बताओ? मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, जब पैसा ही नहीं है, पेट भरे तो बच्चे बताओ क्या करें? पेट भरे क्या करें, बच्चे ने कैसे पढ़ावे? लेकिन सरकार तो ये कहती है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कहीं पैसा ही नहीं लगना है। हाँ, पैसा ना है। नहीं, पैसा लगना ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी पैसा नहीं लगना है। हाँ, लगे तो ना, खूब लगे पैसा। जब पैसा हो जब तो सब पैसा लेते हैं। हाँ। हमारी लड़की है का 10वीं में फेल है, उसको नाम न चढ़ा रहे, 3 महीना हो गए हमें पैसा फूंकते फूंकते, और कोई नहीं सुन नहीं बहन जी। इस बच्ची को भी भेजती है स्कूल? हाँ, ये भी जामे, और हमारी लड़की घर है, वहाँ एडमिशन ना कर रहे 10वीं में, हम पढ़ाना चाह रहे हैं और वो नाम ना। आपके इलाके का नेता है, उससे नहीं कहा आपने? कौन है नेता हमारे यहाँ का? विधायक है, सांसद है, किसी से? कोई ना सुनना हमारी, कोई ना सुने हमारी। तो फिर वोट क्यों देती है ऐसे लोगों को? दंगे ना, जो कोई हमारी सुनेगा ना। तो अब की बार वोट नहीं दोगी ना? जब हमारा कोई काम ना है, ना हमें सरकार से कुछ मिल रहा, तो हम वोट काहे को देंगे? सरकार तो कहती है बेटियों के लिए बहुत सारी योजना है। ना कुछ ना, वजीफा सब बंद हो गए। सब बंद हो गया? सब कुछ नहीं, 6 साल से कुछ नहीं मिल रहा। कोई वजीफा नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं। आपके बच्चों को भी नहीं मिला? ना, कुछ ना मिला पैसा सरकारी में, किसी को तो दे दिए, किसी को ना दिए। मोदी अब जो पैसा बटे 500-1000 रुपया मिले ना, उन्हें हमको तो 1 रुपया भी ना दिया, किसी को तो नहीं दे दिया, किसी को कुछ ना। जर्सी सोल दे में, और गरीब के बच्चे ने राख दे में, सरकारी स्कूलन में शेर स्वेटर वगैरह भी नहीं देते? कुछ नहीं देते। सरकार तो कहती है कि वो स्वेटर दिलाती है, जूते मोजे नहीं, कुछ नहीं मिल रहा हमारे बाल करने। जो पैसा वाले आदमी है, गरीब आदमी का कोई कुछ नहीं देता। सब चीज पैसा वाले को देते हैं, हर काम पैसा वाले को होता है, गरीब आदमी को तो धक्का मार कर हटा दें। एडमिशन भी ना कर रहा है स्कूलन में, बिल्कुल भी, और 3 महीना हो गए हमें घूमते घूमते। तो ये मुश्किलें हैं उस किसान के सामने जिसकी रीढ़ पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सरकार कहती है कि बेटियों को बढ़ाइए, गरीब की बेटी बढ़ेंगी तो देश भी बढ़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि ना तो गरीब के पास पढ़ाने के लिए पैसा है, और ना ही किसान की जो खून पसीने की फसल है उसका वाजिब मूल्य उसको मंडी में मिल पाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बुलंदशहर। ऊपर वाले ने इंसान